चलिए नमस्कार, आप सभी को भारतीय आर्ट्स क्लासेस आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर 9th, जिस चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। अंग्रेजी में इसको किंग्स एंड क्रॉनिकल्स कहते हैं। हम लोग देखेंगे क्रॉनिकल्स वर्ड पे भी जोर देंगे, जिसको हिंदी में इतिवृत्त कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका मुग़ल दरबार से ही चीज़ों को ले करके और बनाया गया है। जो कि मुग़ल दरबार के बारे में बात कर ले तो 16 से 17वीं शताब्दी के बीच का जो फेज है, इसी में से महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़े तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग नोट्स फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, कुछ चीज़ों को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बीच में जब हम लोग 4-5 लाइन पढ़ेंगे तो उससे जो ऑब्जेक्टिव जो आपको 12th बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, वो हम आपको यहीं करवाएंगे। फिर आगे के कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ करेंगे। तो इस तरह से हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब 2-4 मिनट तक हमसे जुड़े रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, तो खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपको किस तरह से बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए नोट्स की ओर बढ़े। मुगल शासक को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते हैं। ध्यान समझेंगे, विजातीय का मतलब होता है कि जो हमारे जात के नहीं है। यानी भारत में बात कर ले तो जो विशाल आबादी वाले थे, तो ये मुगलों को कहते हैं कि जो विशाल आबादी वाले जो पॉपुलेशन के खास करके उत्तर भारत में लोग थे, तो ये विशाल संख्या में रहते थे। और इन मुगलों को इन्होंने यहाँ के जो जनता थे वो नियुक्त किए थे अपने यहाँ राज्य करने के लिए। वही बात को यहाँ लिखा गया है, मुगल शासक को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, बारी बारी से ध्यान से समझेंगे, सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब ध्यान सुनेंगे। इतिवृत्त, जब बात आती है इतिवृत्त, अंग्रेजी में इसको क्रॉनिकल्स कहते हैं। याद रखेंगे, क्रॉनिकल्स कहते हैं। अभी अंग्रेजी वर्ड पे फोकस नहीं करेंगे। ये जो इतिवृत्त है ये क्या है, पहले इसको समझ जाइए। इसमें क्या होता था कि जैसे हम आपको थोड़ा बहुत समझा ले पहले, कि जैसे मान लेते हैं कि प्राचीन काल के क्या करते थे कि जो राजा महाराजा होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों पे या बड़े बड़े खंभों दीवारों पे वो कुछ बातों को लिखवा दिए जाते थे। ठीक है, जहाँ पे भीड़ भाड़ का एरिया हो, जहाँ ज़्यादातर लोगों का आवागमन हो, तो वो अपने विचारों को या फिर राजसी आदेश कहते हैं, राजा जो भी आदेश देता है तो इसको प्रचार प्रसार के साधन मानते थे। तो ये बड़े पत्थर या दीवार खंभे जो है, इसको हम लोग इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में, हिंदी में अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जिसको बोलते हैं। और ये जो अभिलेख होते थे ये हमारे लिए प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए बड़ा ही जरूरी होता है, हम लोग को बहुत ही मदद करता है। ठीक है, तो उसी तरह से मध्यकाल के जब इतिहास में आते हैं तो इसके जगह राजा महाराजा चाहते थे, मुगल के जो उत्तराधिकारी थे, मुगल बादशाह बाबर हो चाहे हुमायूं हो, आगे चल के अकबरनामा लिखवाएं, ये लोग चाहते थे कि हमारे शासन काल में जो भी चीज़ें होते हैं तो हमारे आने वाले जो वंशज है उनको जाने। ठीक है, जितने भी हमारे उत्तराधिकारी आएंगे वो जानेंगे कि हमारे बाप दादा पूर्वज लोग क्या करके गए। तो इतिहास लिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे, तो ध्यान देंगे हमारी बातों को। ये लोग क्या किए कि किताब में अपने बातों को अपने राज दरबारी के जो इतिहासकार थे उनको कह करके, विद्वानों को, और उन्होंने अपने समय काल में जो भी घटनाएं घटे, चाहे वो घटना राज दरबार की हो या राजसी परिवार की हो या फिर युद्ध की हो सकती है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है, इन सभी के बारे में। हालांकि ये बात भी सही है कि राजा महाराजा जब अपने मंत्रियों को आदेश दे करके, अपने दरबारी इतिहासकारों को आदेश दे करके जब ये अपने इतिहास को लिखवाएंगे तो अपने विरुद्ध में तो बात को लिखवाएंगे नहीं, ऐसी चीज़ों के बारे में तो लिखवाएंगे नहीं जिससे आने वाले अगर पूर्वज पढ़े तो उनकी बेइज्जती अपमान हो जाए। तो इससे परफेक्ट जानकारी मुगल काल में भले ही मिले या ना मिले, लेकिन मुगल काल को जब समझने के लिए जब सारे एविडेंस जब लॉक हो जाते हैं तो ये इतिवृत्त ही हमको मदद करता है। तो ये जो इतिहास लिखे गए इसी को कहते हैं इतिवृत्त। आगे चल के जब अंग्रेज आए थे ना, तो इसी मुगलों के जब इतिहास लिखना शुरू किए अंग्रेज लोग, तो मुगले के जैसे इतिहास लिखने के लिए शुरू किए तो वो समय काल को लगातार जो है एक टाइम के हिसाब से यहाँ से उनको एविडेंस मिला, और इससे जो वो लीक है तो उन्होंने, याद रखेंगे, इस समय काल की गणना को देखते हुए इतिवृत्त को क्रॉनिकल्स कहे हैं। याद रखेंगे क्या कहें, क्रॉनिकल्स।
क्रॉनिकल्स कहें। चलिए अब समझा दिए, अब आंसर देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए मुगल दरबार के इतिहासकारों द्वारा मुगल साम्राज्य के बारे में लिखे गए विवरणों को इतिहासकारों ने इतिवृत्त कहा है। ठीक है, मुगल दरबार के इतिहासकारों द्वारा मुगल साम्राज्य के बारे में लिखे गए विवरणों को आधुनिक इतिहासकारों ने क्या कहा है, तो इतिवृत्त। आपको मालूम हो गया कि आधुनिक इतिहासकार ही है इतिवृत्त, अंग्रेजी में क्या कहें इसको, क्रॉनिकल्स कहें। ठीक है, अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्या कहे हैं, तो क्रॉनिकल्स कहें, जिसको इतिहास या फिर इतिवृत्त कहते हैं। तो ये आपका इतिवृत्त क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको 2 नंबर में प्रश्न आने की संभावना भी बनती है कि इतिवृत्त क्या है, इतिवृत्त से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो इतिवृत्त क्या है, तो राजा महाराजाओं के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखवाए गए या किताबें लिखवाए गए जिनसे मुगलों के इतिहास की जानकारी होती है। जैसे हम एग्जाम्पल बता दें, अकबरनामा को ले लीजिए। ठीक है, अकबरनामा, जितने भी नामा है, नामा सबकी आत्मकथा है। बाबर में नामा लग जाएगा तो बाबर की आत्मकथा, हुमायूं में नामा लग जाएगा हुमायूं की आत्मकथा, अकबर में नामा लग जाएगा अकबर की आत्मकथा। तो जितने भी नामा हो, अकबरनामा हो, बाबर नामा हो, या शाहजहां नामा हो, या फिर आलमगीर कौन है बताइए, तो आलमगीर औरंगजेब उपाधि लगाता है। ठीक है, तो आलमगीर नामा हो, ये सारे जो नामा हो। इसके अलावे अकबर में एक व्यक्ति जिसका नाम अबुल फजल है अकबर के समय में, और अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया। याद रखेंगे, आईन ए अकबरी जो लिखा गया, ये आईने अकबरी जो था ये भी एक क्या है, तो ये भी एक जो है इतिवृत्त है। आपसे पूछ दे कि इतिवृत्त क्या है और प्रमुख इतिवृत्तों को नाम लिखे, तो ये रहा एक इतिवृत्त का डेफिनेशन। और इस प्रमुख इतिवृत्त में आप अकबरनामा, बाबरनामा, शाहजहांनामा या फिर आलमगीरनामा, ठीक है, यह अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब अकबर के आगे ध्यान से समझेंगे, आगे बातों को ध्यान देंगे कि जो इतिवृत्त होते थे, ये इतिवृत्त होते थे ना, ये घटनाओं का अनवरत का मतलब होता है लगातार। हमने यहाँ लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे भैया तो वहाँ ऐसे ही एकदम पूरा एकदम खाटी शब्द मिलेगा हिंदी का, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अनवरत का मतलब होता है लगातार, यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो इसको लगातार एक काल क्रमानुक्रमित विवरण प्रस्तुत करते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए, मुगलों के इतिहास को समझने के लिए, जानने के लिए ये इतिवृत्त काफी मदद करता है। ठीक है, मुगल के इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये जो इतिवृत्त है ये हमेशा अनिवार्य है। अब अनिवार्य के लिए आपका जो वर्ड एनसीईआरटी यूज करते हैं वो है अपरिहार्य। ठीक है, तो अपरिहार्य देख के घबराइए नहीं, अपरिहार्य का मतलब होता है अनिवार्य यानी कंपलसरी। तो जो भी मुगल के इतिहास को लिखना चाहते हैं तो ये मुगलों के इतिहास को लिखने के लिए ये इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, एक सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में। चलिए अब पढ़ेंगे, ये तो हम लोग इतना पढ़ लिए, अब देखेंगे कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम चलिए आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आए कि ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेंगे इससे। तो देखिए इतिवृत्त क्या है, प्रश्न आ गया इतिवृत्त क्या है। पहला ऑप्शन है भारत का इतिहास, दूसरा है बादशाह के समय की घटनाएं का लेखा जोखा, तीसरा है शासक की आत्मकथा। चलिए हम मिटा दें, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, शासक की आत्मकथा आपका तीसरा है, चौथा है लेखकों की जीवनी। फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत की इतिहास, बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा, ये शासक का आत्मकथा है, ये लेखकों की जीवनी। तो यहाँ आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इतिवृत्त क्या है, तो इतिवृत्त जो है वो बी सही होगा। बादशाह के समय काल के घटनाओं का एक क्या है, लेखा जोखा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इतिवृत्त से आते हैं। सब्जेक्टिव भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जो टाइटल है एनसीईआरटी में वो है मुगल शासक और उनका साम्राज्य। इसको पहले देखेंगे, समझेंगे और फिर इससे 4-5 क्वेश्चन लास्ट में लेके आएंगे। अभी एक क्वेश्चन दिखाए, अभी 4-5 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो देखिए मुगल जो नाम है ये सबसे पहले इस पे गौर करेंगे, ये मंगोल से इसकी उत्पत्ति हुई है। मुगल जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मंगोल से। अब समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात ये है कि जो वर्ड मंगोल से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जो मुगल राजवंश के जितने भी उत्तराधिकारी हुए उन राजवंश के शासकों ने अपने आप को कभी यानी स्वयं को कभी जो है वो मुगल कहे ही नहीं। क्या कहें भैया, तो स्वयं को जो है वो तैमूरी बताते हैं। क्या बताते हैं, तैमूरी बताते हैं।
हैं वो कहते हैं तैमूर लंग के वंशज से बताते हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान से समझिएगा, इस सबसे पॉइंट से क्वेश्चंस भी बनेगा, क्वेश्चन के में आपको पॉइंट लिखने में मदद होगी और इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वहाँ आपको एकदम सुविधा होने वाला है। चलिए आगे, तो वो अपने को कहते हैं किसका वंशज, तैमूरी का बताते हैं। ये ध्यान से सुनेंगे, उनके लिए यह नाम नहीं चुना, उन्होंने खुद के लिए स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना। कौन सा नाम भैया? मंगोल नहीं चुना है, मुगल नहीं चुने हैं। तो ये मुगल कहाँ से आए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इन्होंने खुद मुगल नहीं कहा है, उन्होंने अपने तैमूरी कहा है। अपने को क्या कहा है जी? तो तैमूरी कहा है, याद रखेंगे, क्योंकि पिता के पक्ष से जो बाबर थे ना, बाबर के पिता के तरफ से देखेंगे, बाबर का ही तो सारा खानदान आया है मुगल में, तो पिता के पक्ष से जो है वो पितृ पक्ष से, याद रखेंगे, तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि बाबर पिता के तरफ से अगर बात करें तो तैमूर लंग यानी तैमूर के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, तुर्की शासक तैमूर इसी के वंशज में से आते हैं और इसी को अपना वंशज बताते थे। ठीक है, आगे के लाइंस पढ़ेंगे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खा का संबंधी था। ये भी बात सही है कि इसकी जो माता जो थी वो चंगेज खा से बिलोंग करती थी, उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स में से वो आगे चल करके परिवार में आते थे, रिलेटिव थे। ठीक है, तो वह तुर्की और उसने मंगोल की आलोचना करते हुए उन्हें बर्बर क्रूर के रूप में उल्लेखित किया है। बात को समझिएगा, कहना क्या चाह रहे हैं। माता के पक्ष से बाबर जो था वो चंगेज खा का संबंधी था, ये ठीक है, और याद रखेंगे वह तुर्की भी था, पिता की तरफ से बताएं तुर्की शासक तैमूर लंग के वंशज में था। लेकिन ध्यान सुनेंगे, उन्होंने जो चंगेज खा मंगोल की तरफ से आते हैं मंगोल शासक, इन मंगोलों की आलोचना की है, उनकी अवहेलना की है और उन्हें क्रूर और बर्बर बताते हुए उल्लेखित किया है। तो जब भारत में बाबर शासन करने आ रहा है, मुगल की नींव डालेगा, तब बताओ ऐसे बर्बर क्रूर ऐसे कट्टर व्यक्ति का नाम लेगा क्या जिससे उसका पब्लिसिटी घट जाए, जिससे उसके अपने ही लोग सपोर्ट न करें, मुसलमान भाई तक भी सपोर्ट न करें। चूंकि ये जो चंगेज खा है बड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। चंगेज खा जहाँ भी जाता था वहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े सबको मार डालता था। यानी सभ्यता नष्ट करना उसका मेन मोटिव होता था कि वो चाहता था कि हम सभ्यता नष्ट कर दे, बच्चे को पकड़ करके भी मार देते थे। जब कि तैमूर लंगड़ा भी कुछ ऐसे ही था, लेकिन ये उतना ज़्यादा क्रूर नहीं था कि बच्चे की भी हत्या कर देना, सारे पेड़ पौधे ये वो जानवर वगैरह सब चीज़, सभ्यता नष्ट नहीं, वो मार काट के आक्रमण किया, लूट लाट कर करके और चल जाता था। आप लोग जब सैयद वंश पढ़िएगा तो ये तैमूर लंगड़ा उस समय भी आता है, लड़ाई करता है और अपना एक सेनापति खिज्र खां को छोड़ देता है। वही खिज्र खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक बनता है। ठीक है, तो इसमें उतना ज़्यादा क्रूरता नहीं था जितना ज़्यादा क्रूरता मंगोल के है। तो बाबर खुद इसकी क्रूरता का आलोचना करता है। ठीक है, तो चलिए ये याद रखेंगे, आगे हम लोग ध्यान से समझेंगे बात को। अब देखिए आखिर मंगोल इसका नाम कैसे पड़ा, तो देखिए 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा। बात समझ में आ गई आपको? देखिए 16वीं शताब्दी, ध्यान से समझेंगे, 16वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय आना शुरू हो गए, तो यूरोपीय ने इन मुगल के जितने भी परिवार चलते रहे क्रम से, तो इन परिवारों की जो एक लंबी शाखा थे, इसको ये वर्णन करने के लिए, इनके शासकों का जो वर्णन करने के लिए ये जो शब्द का प्रयोग किए वो कौन किए? ये कौन सा शब्द किए? मुगल। ठीक है, मंगोल से लिए। कौन सी शताब्दी? ये इंपॉर्टेंट है, तो 16वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी के बाद से ये निरंतर जो है प्रयोग होता रहा है। कौन शब्द? मुगल। और आज भी हम लोग मुगलों को मुगल ही जानते हैं। एक बात और याद रखेंगे, एक किताब है जिस किताब का नाम है जंगल बुक, याद रखेंगे। और इस जंगल बुक के लेखक कौन है? रडयार्ड किपलिंग है। रडयार्ड किपलिंग जो कि एक ब्रिटिश हैं। ठीक है, ये अंग्रेज हैं और इनका ही बुक है जंगल बुक। अब समझने वाली बात क्या है कि इन्होंने जो बुक लिखे हैं उसमें आप लोग कार्टून वगैरह में देखे होंगे कि एक लड़का होता है जो जंगलों में जानवरों के बीच में होता है, उसका नाम क्या है ना? मोगली। तो इस बुक में वो युवा नायक के रूप में, नायक मीन्स हीरो के रूप में मोगली को लेते हैं। देखिए मोगली उसमें थोड़ा सा चतुर होता है, एडवांस होता है, जानवरों के साथ रहता है, जंगलों में रहता है। आप देखे होंगे मोगली के कार्टून वगैरह
वगैरह आता है सीजन 1 सीजन 2 कर करके, ठीक है। तो ये मोगली जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो कौन किए हैं, रडयार्ड किपलिंग किए हैं जंगल बुक में। तो ये जो मोगली जो शब्द है ये कहीं ना कहीं ये भी कहाँ से लिया गया है, तो वही मंगोल मुगल से लिया गया है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे ध्यान से समझेंगे। खींच तीर करके कह सकते हो फाइनली 1707 तक ये मुगल बादशाह पावर में रहे, यानी इनके पास शक्ति काफ़ी ज़्यादा था। और जब फाइनली औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो इसके बाद जो राजवंश की जो शक्तियां हैं वो घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक समय था कि दिल्ली, आगरा और लाहौर एक केंद्र हुआ करते थे, राजधानी अलग अलग मुगल राजाओं की होती थी, समझ रहे बात ना। तो अलग अलग राजधानियों के कारण दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे शहरों का महत्व काफी बढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे ये 1707 के बाद में इन शहरों का महत्व घटने लगा, क्योंकि एक विशाल जो राजतंत्र था इनका शासन न हो करके ऐसे क्षेत्रों पर छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्तियां ने इस पर अपने अंडर में कर लिया, अपना नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण इन शहरों के जो महत्व जितना तेज रफ्तार से बढ़ रहा था उतना तेज रफ्तार से बढ़ाना क्या हो गया जी, तो कम हो गया, याद रहेगा आपको। चलिए आगे की बात अगर करें तो ध्यान से सुनेंगे। 1857 लास्ट ध्यान से समझेंगे। 1857 में लास्ट अंतिम मुगल बादशाह अब तक रहते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ, उसके बाद से डगमग एकदम पावर कम गई, खिंचा तिरा के 1857 की क्रांति तक चला। 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। और ये बहादुर शाह जफर को अंग्रेज क्या करता है, तो पकड़ लेता है, और पकड़ करके इसी बहादुर शाह जफर को ये कहाँ भेज देते हैं, तो रंगून भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं। ये कहाँ है, तो ये वर्मा में पड़ता है। वर्मा कहाँ है, तो आपका वर्मा कहाँ है, म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। तो ये वर्मा में भेज देते हैं। क्लियर, याद रहेगा आपको यहाँ तक। अब देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। अब आपके सामने प्रश्न है, मुगल राजवंश के शासक ने स्वयं के लिए जो नाम चुना था बताइए वह है। ऑप्शन 1 है तुर्क मंगोल, दूसरा है मंगोलिया वासी, तीसरा है तैमूरी, चौथा है तुर्क अफगानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी तैमूरी। क्लियर। अब चलिए आगे जो है वो आपको बताना है जंगल बुक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है रडयार्ड किपलिंग, दूसरा है विसेंट स्मिथ, तीसरा है बैम्बर गैस्कोइने और चौथा है जॉन एच डी रिचर्ड कर करके, ये जॉन एच रिचर्ड्स, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ये आपको बताना है। अभी जंगल बुक मोगली उसमें है, अब हम इसलिए छोड़ रहे हैं आपको ताकि हमें पता चले कि कौन वीडियो अंत तक देखते हैं। अगर जो लोग इसका आंसर जान रहे हैं, अंत तक देखे होंगे तो जान ही रहे हैं, एकदम इजी ही है, ठीक है। तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे कुछ अंत तक भी देखते हैं या नहीं देख पाते हैं। नहीं देखेंगे तो फिर अगली बार से और छोटा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है मुगल, ये क्वेश्चन से ध्यान से सुनेंगे, मुगल शासक अपने को तैमूर से क्यों जोड़ते थे। पहला ऑप्शन है आपका वे तैमूर के वंशज थे इसलिए वो तैमूर से जोड़ते थे, दूसरा तैमूर शक्तिशाली आक्रमणकाली था इसलिए, या फिर वह धनवान था इसीलिए, या उसने भारत पर आक्रमण किया इसलिए, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वे तैमूर के वंशज थे। शक्तिशाली की बात नहीं आएगी, शक्तिशाली आक्रमण की बात कर लेंगे तो वैसे चंगेज खा भी आएंगे, लेकिन ये लोग अपने आप को चंगेज खा से नहीं जोड़ते हैं, यानी मंगोल से नहीं जोड़ के तैमूर से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा धनवान थे या आक्रमण किए थे, वह शक्तिशाली थे, ऐसा कुछ नहीं है। वे तैमूर के ही ऑलरेडी वंशज में से आते थे। बाबर के पिता के तरफ से यही रिलेटिव जो है वो तैमूर से ही चलते आ रहा है, उन्हीं के ये सब उत्तराधिकारी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ तक अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक मार दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आगे के पार्ट्स भी लेके आएंगे, ठीक है।